औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मालिक मकान और किरायादार के दरमियान ताल्लुक उसी वक्त कानूनी शक्ल इख्तियार करता है जब दोनों फरीकैन किरायादारी की बाबत एक तहरीरी मुआहदे में दाखिल होते हैं और उस तहरीरी मुआहदे को रेंट रजिस्ट्रार के पास दर्ज करा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009। अगर मुआहदा ज़बानी हो या उसे रजिस्ट्रार के पास दर्ज ना करवाया गया हो तो दोनों फरीकैन चूंकि इस कानून की जद में नहीं आते, उन पर यह कानून अप्लाई नहीं होता। इसलिए इस कानून में जितनी भी रेमेडीज दी गई हैं, जो रियायत दी गई हैं, उसके मुस्तहिक नहीं होते। वो कौन कौन सी सूरतें हैं जिन सूरतों में मालिक मकान किरायादार को बेदखली का नोटिस दे सकता है और मालिक मकान और किरायादार की कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस हैं, जिम्मेदारियां हैं और ड्यूटीज हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और मजीद इस पर भी बहस करेंगे कि रेंट ट्रिब्यूनल क्या होता है, कैसे काम करता है और ये कौन कौन सी इस एक्ट के मुताबिक कौन कौन सी दरखास्तों की समाअत कर सकता है। याद रहे कि इस कानून का इतलाक सिर्फ रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग्स पर होता है। इसे ज़रई अराजी पर इसका इतलाक नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हम बात करेंगे मालिक मकान उस रेंटेड प्रॉपर्टी को लेकर उस पर कौन कौन सी जिम्मेदारियां, कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस आयद होती हैं। सेक्शन 12 और सेक्शन 13 ये दो सेक्शन हैं इस कानून के जिन्होंने लैंडलॉर्ड और टीनेंट की ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज पर बहस की है। अगर हम बात करें कि मालिक मकान की क्या जिम्मेदारियां हैं तो सबसे पहली जो उसकी जिम्मेदारी है वो ये है कि जब तहरीरी तौर पर मुआहदा मुकम्मल हो जाएगा और उसे रेंट रजिस्ट्रार के पास उसका इंदराज हो जाएगा तो मालिक मकान उस एग्रीमेंट की मुसद्दका कॉपी उस किराएदार को देने का पाबंद होगा। नंबर 2 कि उस बिल्डिंग को काबिल रिहाइश बनाने के लिए जितनी भी जरूरी रिपेयरिंग की जरूरत है वो भी मालिक मकान के जिम्मा होगी और अगर मालिक मकान उस रिपेयरिंग को नहीं करवाता तो फिर जो टीनेंट है, जो किरायादार है, वो मालिक मकान की रजामंदगी के साथ वो उस बिल्डिंग को रिपेयर करवाएगा अपने ही खर्चे पर और फिर उसकी डिडक्शन जो है वो किराए में से होती रहेगी। उसके बाद जितने भी उस प्रॉपर्टी पर टैक्स लागू होंगे वो भी मालिक मकान ने पे करने हैं और अगर मालिक मकान वो भी अदा करने में कासिर है तो फिर किरायादार जो है वो ये सारे जितने भी टैक्सेस लेवीज हैं ये सारे के सारे अदा करेगा और फिर इस किराए की मद से, इस किराए में से वो काट लिया करेगा। मजीद ये कि उस बिल्डिंग में रहने के लिए जितनी भी बुनियादी जरूरतें हैं जिनमें पानी का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, हवा की आमदोरफ्त है, रोशनी की आमदोरफ्त है, इन पर पाबंदी या इनको कट ऑफ नहीं करेगा। और जब भी उसे उस बिल्डिंग में दाखिल होना मकसूद हो, उसकी इंस्पेक्शन के लिए, उसकी रिपेयर के लिए, तो फिर एक मुनासिब नोटिस किराएदार को देगा कि मैंने इस बिल्डिंग की इंस्पेक्शन करनी है या रिपेयरिंग के हवाले से मैंने इस बिल्डिंग का विजिट करना है। मजीद हम बात करेंगे कि किरायादार की क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या ड्यूटीज हैं। तो सबसे बड़ी ड्यूटी जिसको इस कानून ने 2 बार जो है वो डिस्कस किया वो ये कि वो उसको सबलेट नहीं करेगा, उस प्रॉपर्टी को मजीद आगे किराए पर नहीं देगा, किसी भी शख्स के साथ कोई मुआहदा बाबत किरायादारी नहीं करेगा। और नंबर 2 पे ये है कि जैसे लेगा, जिस कंडीशन में वो लेगा उसी कंडीशन में उसको वो प्रॉपर्टी, वो रेंटेड प्रेमिसेस जो है वो वापस करेगा और फिर जिस मकसद के लिए उस प्रॉपर्टी को लिया गया है, मिसाल के तौर पर एक घर है उसको किसी ने रिहाइश के लिए लिया है तो वहां पर वो दफ्तर नहीं बना सकेगा और पड़ोसियों, उसके जो जितने भी उसके मोहल्ले के पड़ोसी होंगे
उनके लिए बाइसे तकलीफ नहीं बनेगा और खद्दोखाल में, उस बिल्डिंग की खद्दोखाल में बगैर इजाजत, बगैर तहरीरी इजाजत मालिक मकान जो है उसमें तब्दीली नहीं करेगा। अक्सर औकात ये देखने में आता है कि या तो मालिक मकान उस एग्रीमेंट की वायलेशन स्टार्ट कर देता है या फिर किरायादार उस एग्रीमेंट की वायलेशन स्टार्ट कर देता है। अगर उस एग्रीमेंट में वाज़े तौर पर टर्म्स एंड कंडीशंस तहरीर हैं तो दोनों पार्टीज जो हैं वो उस एग्रीमेंट की पासदारी पर पाबंद रहेंगी। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं, कौन कौन सी वो वजूहात हैं जिनको बुनियाद बनाकर मालिक मकान किरायादार को बेदखली का नोटिस, एविक्शन का नोटिस दे सकता है। सबसे पहली और अव्वलीन बात यह है कि जब भी एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगा तो वो मालिक मकान किरायादार को नोटिस करेगा कि जनाब आपका और मेरा जो एग्रीमेंट था वो 1 साल का था या 2 साल का था, विच हैज बीन एक्सपायर्ड, और अब आप ये मकान खाली कर दें, मैं मजीद आपको ये मकान किराए पर देने के लिए रजामंद नहीं हूं। दूसरी बात, अगर तो किरायादार उसके वाजिबात, उसके किरायाजात, उस बिल्डिंग्स का जो रेंट है वो मखसूस तारीख से भी 1 महीना के अंदर अंदर अगर वो अदा नहीं करता तो भी मालिक मकान को ये कानून अख्तियार देता है कि उसे बेदखली का नोटिस जारी कर दे। अगर ये प्रॉपर्टी जिस मकसद के लिए ली गई थी उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही तो भी मालिक मकान को ये इख्तियार हासिल है इस कानून के मुताबिक कि वो उसे बेदखली का नोटिस जारी कर सकता है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जिसको कानून ने बार बार मना किया कि वो उसको मजीद किराए पर नहीं देगा, वो किरायादार किसी भी अगले शख्स के साथ किराएदारी की बाबत कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा, उसे कोई भी जो है उस जगह को जो है वो आगे किराए पर नहीं देगा, और कि किरायादार की जो ड्यूटीज हैं, किरायादार की जो ऑब्लिगेशंस हैं वो जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर उनमें से भी किसी की वायलेशन करेगा तो भी उसे बेदखल करने का नोटिस जारी कर सकता है मालिक मकान। रेंट ट्रिब्यूनल जिला में कम से कम 1 कोर्ट जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल की बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट में, और ये मखसूस कोर्ट जो है वो सिर्फ इसी कानून के मुताबिक दरखास्तों की समाअत करती है। इसमें जो है वो मकान खाली करने की दरखास्त, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बेदखली की दरखास्त जो है वो समाअत करेगी। अगर मालिक मकान किराया लेने से इनकार करता है तो उस पर जो है वो किरायादार को इख्तियार है कि वो एक दरखास्त दायर करे कि जनाब आपके साथ जो मेरा किराया तय हुआ था आप उसी किराए को मुझसे लेने के पाबंद हैं, और अगर वो उन ऑब्लिगेशंस की, उन ड्यूटीज की वायलेशन करता है तो भी जो है वो किरायादार को ये इस्तेहकाक हासिल है कि वो एक एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल में गुजारे और उस ट्रिब्यूनल ने डायरेक्शन पास करनी होती है कि जनाब आपके साथ इसका जो मुआहदा है उसकी पासदारी करें, और इसे इवेक्ट करने से, इसे गैर कानूनी तौर पर आप इसे बेदखल नहीं कर सकते, आप इससे जो किराया है वही वसूल करें, आप जायद किराया नहीं वसूल कर सकते। रेंट ट्रिब्यूनल जो है इसमें जो भी दरखास्त गुजारी जाएगी ये 4 माह के अंदर जो है उस दरखास्त का फैसला करेगा, और इसकी दरखास्त अगर 4 माह के अंदर उस पर फैसला नहीं किया जाता तो फिर रेंट ट्रिब्यूनल जो है ये रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेगा, और इसकी जब इस पर फैसला सुना देगा तो एग्रीव्ड पार्टी जो है वो अगर इसके खिलाफ अपील दायर करती है तो उसका फोरम जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, जो कि उस अपील को 2 माह के अंदर जो है वो डिस्पोज ऑफ करेगा। इसके ऑर्डर की जो एग्जीक्यूशन है वो ऐसे ही होगी जैसे कि सिविल कोर्ट की डिक्री की एग्जीक्यूशन होती है, और इसमें ट्रिब्यूनल में चाहे प्रोसीडिंग्स चल रही हों या वो प्रोसीडिंग्स जो है वो एपलेट फोरम पे चल रही हों, यहाँ
QSO और CPC अप्लाई नहीं होगी।